सब्सक्राइब करें नोएडा जॉब्स इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें। पीसी का एग्जाम हुआ है। टोटल 2 शिफ्ट में जो एग्जाम होता है, तो इन दोनों ही शिफ्टों में टोटल 80 जो जीके के सवाल पूछे गए थे, इन 80 में से यहाँ पर एग्जैक्ट हूबहू 73 सवाल मिल चुके हैं, जिसमें प्रथम पारी के 35 और सेकंड शिफ्ट के 38 सवाल। और ये सभी क्वेश्चन इस वीडियो में अपन एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करने वाले हैं। पिछले वीडियो में आप सभी ने डिमांड की कि जो एक्स्ट्रा फैक्ट आप बताते हो, जो भी सवाल है उनसे रिलेटेड आप फैक्ट बताते हो, वो और बढ़ा दिया जाए। तो इस वीडियो में जो भी सवाल बताऊंगा उनसे रिलेटेड आने वाले शिफ्टों में जो सवाल बन सकते हैं, जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो और ज्यादा मैंने भर भर के शामिल कर दिया। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना इस बात पर। और यहां पर आपके लाइक का टारगेट रखता हूं मैं 8000 लाइक का। यदि आप ये कंप्लीट कर देंगे तो आने वाले शिफ्टों में मैं और भी अच्छी मेहनत करके इनसे रिलेटेड और ज्यादा सवाल लाने की कोशिश करूंगा। और यदि आप एंड तक बने रहते हो जब भी आपका एग्जाम होता है, तो यहां से आपको 100% सवाल मिलने वाले हैं जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूं। पीडीएफ फाइल देखिए, इसकी फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्टों की मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। जिन भी कैंडिडेट ने ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप सिंपली सर्च कीजिए टेलीग्राम पर टॉप ट्रेंडिंग जी के जो 70,000 के आसपास फॉलोअर हैं, वही चैनल आप ज्वाइन कर लेना। एकमात्र चैनल है जो कि। और सबसे पहले इस वीडियो में देखने वाले हैं सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सवाल, उसके बाद देखेंगे प्रथम पारी में पूछे गए जीके के सवाल। वीडियो कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अनअकैडमी पर आने वाले 2021 में एसएससी या फिर अन्य गवर्नमेंट एग्जाम के लिए 28 और 29 दिसंबर से नए बैच स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि इंडिया के टॉप एजुकेटर के द्वारा आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर पढ़ने का मौका मिल रहा है। और इसमें आपके फुल सिलेबस कवर किया जाएगा। टॉप एजुकेटर के द्वारा अनलिमिटेड एसेज हैं, पीडीएफ स्टडी मटेरियल रहेगा, एडिक्टेड डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं। ये नए बैच 28 और 29 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल स्पेशल यहाँ पर ब्रह्मास्त्र बैच की बात तो एसएससी के अलावा बैंकिंग और रेलवे एग्जाम में भी इसमें हेल्प मिलने वाली है जो टॉप एजुकेटर के द्वारा। इसके अतिरिक्त जो आप स्पेशल एसएससी की तैयारी करें तो वाईफाई सफलता स्टडी जो बैच है वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। और यहाँ पर 31 दिसंबर से इन सभी बैच की प्राइस हाइक हो रही है, तो इससे पहले यदि आप एनरोल करेंगे तो कम फी में आपका एनरोल हो जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप टीटीजी के कूपन कोड अप्लाई कर सकते हो। और चलिए यहाँ पर वीडियो कंटिन्यू कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं आपके सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सवाल हैं। पीडीएफ जल्दी टेलीग्राम पर अवेलेबल है। इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये रियल क्वेश्चंस है वो टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। आप भी अपने शिफ्ट में पूछे गए सवाल सेंड कर सकते हो, इसके लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा। तो देखिए कि यहाँ पर सेकंड शिफ्ट का पहला सवाल, संविधान सभा के जनक या फिर जो संविधान सभा है उनके निर्माता कौन है, संविधान के निर्माता। तो दोनों ही केस में आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का जनक या फिर जो संविधान का प्रधान वास्तुकार या निर्माता कहा जाता है, क्योंकि ये ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और संविधान सभा की अन्य समितियां हैं उनसे रिलेटेड आने वाले शिफ्टों में सवाल आ सकता है, क्योंकि टीसीएस ने यहां से बहुत बार सवाल रिपीट किया है। तो संघीय शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति, इन दोनों ही समिति के अध्यक्ष हैं जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजाति और अपवर्जित क्षेत्र संबंधी जो सलाहकार समिति है, अध्यक्ष है वल्लभ भाई पटेल। अल्पसंख्यकों की उप समिति के हैं एचसी मुखर्जी हो जाएंगे। मौलिक अधिकार संबंधी जो उप समिति बहुत बार पूछा जाता है, झंडा समिति जेबी कृपलानी है। और राष्ट्रीय ध्वज संबंधी जो तदर्थ समिति है राजेंद्र प्रसाद है। प्रक्रिया विषयक नियम संबंधी समिति राजेंद्र प्रसाद है। ये सभी समितियां देख सकते हो। संचालन है, वित्त एवं स्टाफ है, सभी के राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। बाकी प्रत्यय पत्र वाली के अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर हैं। आवास समिति के हैं सीतारमैया और कार्य संचालन समिति है केएम मुंशी। तो आपके जो पूछा गया था वो संविधान सभा के जनक का था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए पाइथन क्या है। आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स चाहिए या फिर नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो मैं डायरेक्टली करा दूंगा ताकि आपका समय कम लगे, लेकिन आने वाले शिफ्टों में आपको फायदा होगा, इसलिए मैं एक्स्ट्रा फैक्ट कवर करता हूं। पाइथन क्या है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जाएगी। अन्य जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आने वाले शिफ्टों के लिए जावास्क्रिप्ट है, सी प्लस है, गो शिफ्ट है, पीएचपी है, कोबोल है। ये सभी कंप्यूटर की भाषाएं हो जाती हैं। इसरो ने 15 फेब 2017 को कुल कितने उपग्रह लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बना दिया है, तो टोटल 104 उपग्रह लॉन्च किए थे 2017 में। इसरो के द्वारा पीएसएलवी के द्वारा श्री हरिकोटा स्थित अंतरिक्ष जो स्टेशन है वहां से ये सभी 104 उपग्रह लॉन्च किए और रिकॉर्ड बना दिया है। इससे पहले रिकॉर्ड था 2014 में, रशिया के पास 37 सैटेलाइट उन्होंने लॉन्च किए थे। नींबू के रस का पीएच वैल्यू आपको पूछी है, तो लेमन जूस की जो पीएच वैल्यू है ऑप्शन में 2 दे रखा था, और उसके बाद 7 से ज्यादा ही
मान थे पीएच वैल्यू में जो रहते हैं 0 से लेकर 14 तक, 7 से कम वो एसिडिक होता है और 7 से ज्यादा है वो क्षारीय होता है। तो 2.4 वैसे रहती है पीएच वैल्यू। नींबू के ऑप्शन में 2 था, करेक्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ पर आने वाले शिफ्टों के लिए इंपॉर्टेंट जो पीएच वैल्यू है जिसमें आपकी ह्यूमन ब्लड रक्त की मानव शरीर के रक्त का जो पीएच वैल्यू है वो लगभग 7.5 के आसपास रहता है, 7.3 से 7.4। और एसिड रेन जो आपकी अम्लीय वर्षा है उसकी पीएच है 2 से 5.6 है। ह्यूमन यूरिन की है, मूत्र की पीएच है 6। विनेगर है, सिरका की पीएच हो जाएगी 2.9 और समुद्री पानी की 7.5 से 8.4 है। अमोनिया की 10.6। मिल्क की पीएच है 6.5 से 6.7 तक वेरी करती है। बियर्स की जो पीएच है वो 4.5 है। वाइन शराब की है 2.8 से 3.8 है। बाकी अन्य जो फ्रूट जैसे कि टोमेटो हो गया आपकी, ऑरेंज है, टोमेटो की 4.3 से 4.9 है, ऑरेंज की 3.6 है, एप्पल्स की 3 से 4 के बीच में है और ग्रेप्स जो अंगूर है इसकी 2.9 से 3.82 है। पीएच स्केल रेंज है 0 से लेकर 14 तक है। बहुत बार पूछा जाता है पीएच का मतलब क्या होता है, तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट देखिए 2020 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है, तो आपका आंसर होगा रमेश पोखरियाल निशंक। और पहले जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं उसका नाम अभी चेंज हुआ है। पहला था आपके मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, उसका नाम यहाँ पर चेंज करके केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। तो नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग यहाँ पर मानव संसाधन विकास मंत्री का नाम बदलकर शिक्षा मंत्री कर दिया है, जो कि है रमेश पोखरियाल निशंक। अगला सवाल देखिए 2020 में विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी किसने की, या फिर एक कैंडिडेट ने ये बताया विश्व पर्यावरण कार्यक्रम, ऐसा कार्यक्रम तो कोई हुआ नहीं लेकिन ये आपके पूछा गया, बाद में कंफर्म किया। तो 2020 में विश्व पर्यावरण दिवस की जो मेजबानी की है, तो पर्यावरण दिवस से रिलेटेड प्रत्येक सेट में 200 सवाल पूछा जा रहा है। तो 2020 में कोलंबिया ने विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी की थी। इससे पहले 2019 में चाइना ने विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी की थी। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। साल 1974 में पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस है वो मनाया गया था 1974 में। और ये जो 1972 में संयुक्त राष्ट्र में 5 से 16 जून के मध्य मानव पर्यावरण पर सम्मेलन हुआ था सबसे पहले। और करंट जो मिनिस्टर है एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मंत्री कौन है, प्रकाश जावड़ेकर हैं। इसके अतिरिक्त इनके पास इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय भी प्रकाश जावड़ेकर हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपके पूछा हुआ हाल ही में, तो 1986 वाला हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इंटेल i9 क्या है, तो जितने भी इंटेल के प्रोसेसर है, इंटेल i3, i5, i9, ये आपके प्रोसेसर हो जाएंगे, डेस्कटॉप के प्रोसेसर हैं। अगला सवाल सार्क का सदस्य देश कौन सा नहीं, तो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसकी मैंने एक अलग से पीडीएफ बनाई है 55 अंतर्राष्ट्रीय संगठन की, उससे बार सवाल नहीं आता है, टेलीग्राम पे पड़ी है, जरूर देख लेना दोस्तों। और सार्क का यहाँ पर पूछा है कि कौन सा सदस्य देश नहीं है, और बाद में मैंने कंफर्म किया तो ये पूछा था कि कौन सा सदस्य देश है, जिसमें ये ऑप्शन था अफगानिस्तान का, चाइना भी था जो कि नहीं आपको पता, अफगानिस्तान है जो कि लास्ट में शामिल हुआ था 2007 में 14वें शिखर सम्मेलन में। अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य बना है। सार्क की बात करूं तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। हेडक्वार्टर इसका है काठमांडू नेपाल में, स्थापना हुई थी 1985 ढाका में। वर्तमान महासचिव है अहमद हुसैन बी शियाल है और इसका 19वां शिखर सम्मेलन 2016 में वो रद्द हुआ था। सदस्य देश इसके 8 सार्क की। ट्रिक यहाँ पर जो सदस्य देशों को याद करने की है कि पीएनबी से बीमा करवाया, मतलब जो सार्क के सदस्यों ने काठमांडू जाकर पीएनबी से बीमा करवाया, तो पीएनबी इसका सदस्य पाकिस्तान, एनएन नेपाल, भूटान भी हो जाएगा। से बीमा करवाया यानी श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, अफगानिस्तान जो लास्ट बना था, तो 8 है, अफगानिस्तान ऑप्शन में था, करेक्ट हो जाएगा। बाकी अन्य फैक्ट में आपकी ब्रिक्स से आने वाले सेक्टर में पूछा जा सकता है। ब्रिक में 2 नाम से स्पष्ट है, ब्राजील, रशिया, और फिर आपकी इंडिया हो जाएगा, सीएन चाइना, और लास्ट में पहले दक्षिण अफ्रीका नहीं था, ब्रिक की था, और दक्षिण अफ्रीका है वो 2010 में शामिल किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। पहला ब्रिक शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ था, रशिया में हुआ था, और 11वां सम्मेलन 2019 में है, ब्राजील की राजधानी में हुआ है। और होस्ट लीडर था जो 19 में हुआ है, 2019 में 11वां, वो ब्राजील के राष्ट्रपति थे। 2019 में थीम क्या थी, इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एन इनोवेटिव फ्यूचर है। और 12वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है ये आपके रशिया में हो चुका है जुलाई 2020 में। अगला सवाल देखिए यहाँ पर दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है, ये भी आपके एक्स्ट्रा फैक्ट में आप देख सकते हो। जो आसियान है पूछा जा सकता है कौन सा सदस्य देश है या फिर नहीं है, तो यहाँ पर पीडीएफ में आप जरूर देख लेना। अब देखिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 2016 में हुए विमुद्रीकरण के वक्त आरबीआई के गवर्नर, अब देखिए बहुत से कैंडिडेट ऐसे कमेंट कर देते हैं कि आसियान से तो था ही नहीं, तो मैं तो दोस्तों यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट से बता रहा हूँ, ये सवाल नहीं था। सवाल तो ये पूछा गया था आपकी जो सार्क का सदस्य देश कौन सा नहीं, ये दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन है, ये मैं एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ, ये सवाल नहीं थे, आने वाले शिफ्टों के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी जो
सवाल तो आपको रेड में मिल जाएंगे ये वाले। तो 2016 में हुए विमुद्रीकरण के वक्त आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो डिमोनेटाइजेशन कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 8 नवंबर, सभी को पता है 2016 को हुआ था। उस समय कौन थे आरबीआई के गवर्नर? तो उर्जित पटेल थे। 4 सितंबर 2016 से लेकर 11 दिसंबर 2018 तक रहे थे। और वर्तमान में कौन है आरबीआई के गवर्नर? शक्तिकांत दास है। आरबीआई की स्थापना बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। प्रथम गवर्नर थे आरबीआई के स्मिथ थे, ओ स्मिथ थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पूछा जाता है कौन सा? तो 1934 में। आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ है वो 1 जनवरी 1949 को हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक अन्य यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर से बन जाता है, आरबीआई की टोटल कितने डिप्टी गवर्नर है? गवर्नर तो हो गया लेकिन 4 डिप्टी गवर्नर भी है, वो है दोस्तों बीपी कानूनगो है वर्तमान में, एम के जैन, एमडी पात्रा और एमआर राव है। गीत गोविंद के रचयिता आपको पूछा है, जयदेव करेक्ट हो जाएंगे। अन्य जो प्रमुख ग्रंथ है जैसे कि अष्टाध्यायी हो गया, पाणिनि है, और ये पूछा हुआ सवाल है आरआरबी में। रामायण वाल्मीकि है, महाभारत के वेदव्यास है, विक्रमांक चरित बिलन हो जाएंगे, पृथ्वीराज राशो के चंद्रबरदाई, राजतरंगिणी ये कल ही आपकी पूछा था, कलन करेक्ट हो जाएगा। अर्थशास्त्र के चाणक्य, हर्ष चरित कादम्बरी की बाण भट्ट है दोस्तों, महाभाष्य की पतंजलि काफी इंपोर्टेंट। और बाकी जो कालिदास के द्वारा रचित रचनाएं हैं उसमें कुमार संभवन, अभिज्ञान शाकुंतलम है, विक्रमोर्वशीयम है, मेघदूतम, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम, ऋतुसंहारम, ये सभी कालिदास की हैं। और ये भाष की हैं हर्षवर्धन प्रियदर्शिका, ये सभी इंपोर्टेंट है आने वाले शिफ्टों के लिए। और इस शिफ्ट में पूछा गया है गीत गोविंद के रचयिता जो कि जयदेव करेक्ट है। जातक कथाएं किससे संबंधित हैं? तो ये हो जाएगी महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं, बौद्ध धर्म से। महात्मा बुद्ध की पूर्व धर्म की कथा जातक कथाएं हो जाएगी। और जातक कथाएं बौद्ध ग्रंथ बहुत बार पूछा था है। त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। और त्रिपिटक है, शुद्ध पिटक है। त्रिपिटक के अंतर्गत आता है शुद्ध पिटक और उसके अंतर्गत आता है खुद निकाय, तो इसका 10वां भाग है जातक कथाएं। नेक्स्ट में देखिए यूनेस्को का हेडक्वार्टर आपको पूछ लिया है, तो उसमें सारा पड़ा हुआ मैंने आपको संगठन का बताया है, वो जरूर देख लेना। उसी से मैंने उठा लिया, यहाँ पर यूनेस्को है, इसकी फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिस्ट एंड कल्चरल हो जाएगी, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। हेडक्वार्टर दोस्तों पेरिस फ्रांस में, स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। सदस्य देश है यूनेस्को के 193। आने वाले सेक्टर में जरूर पूछा जाएगा जो भी ये संगठन है उनके सदस्य देश के संगठन कितने हैं, तो ये भी आप देख के जाना। भारत 1946 में यूनेस्को का सदस्य देश बना था। भारत की राजधानी, ये दोस्तों रीजनिंग से सवाल था, इस प्रकार रिलेट किया था। भारत दिल्ली, तो चाइना यानी चाइना की राजधानी बीजिंग। नेक्स्ट में देखिए कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 1946 में, सभी को पता होगा, रिपीटेड सवाल रहता है। 16 मई 1946 को इस मिशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसका लक्ष्य क्या था? भारतीय नेतृत्व को सत्ता सौंपने की योजना पर विचार विमर्श करना था। और ये बहुत बार पूछा जाता है, जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, प्राइम मिनिस्टर कौन थे यूके के? तो वो थे दोस्तों क्लीमेंट एटली थे, उन्हीं की पहल थी ये कैबिनेट मिशन। आस्क की फुल फॉर्म पूछ ली यहाँ पर, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है। कंप्यूटर से रिलेटेड मैं कोशिश करूंगा फुल फॉर्म का टेलीग्राम पर कंटेंट डाल दूं। 2020 में आईपीएल किसने जीता है? तो मुंबई इंडियंस ने जीता है, सभी को पता होगा। सबसे ज्यादा बार 5वां टाइटल है मुंबई इंडियंस का, 2020 में जीता था। अब आईपीएल से रिलेटेड जो 2020 में हुआ है, इनसे रिलेटेड मैंने पीडीएफ भी डाली है टेलीग्राम पर, और मैं फैक्ट भी बता देता हूं। आईपीएल 2020 कौन सा संस्करण है? 13वां है। आईपीएल 2020 का टाइटल स्पॉन्सर ड्रीम 11 है। आईपीएल 2020 कहां पर हुआ है? तो यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ है। ये सभी आने वाले शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। इस शिफ्ट में तो यही था कि आईपीएल 2020 किसने जीता है, बाकी ये फैक्ट आप देख लीजिए। आईपीएल 2020 विजेता जो पूछ लिया है मुंबई इंडियंस है। इससे पहले मुंबई 2013, 15, 17, 19 जीत चुकी है और मोस्ट सक्सेसफुल यहां पर बन गई है 5वीं बार। आईपीएल 2020 उप विजेता है, फाइनल में दिल्ली और मुंबई के मध्य हुआ था। 3rd स्थान है सनराइजर्स हैदराबाद और 4थे स्थान पर रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। बाकी को क्वालिफायर मैच के भी देख लीजिए। अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो अरब सागर में गिरने वाली नदी का मतलब क्या हो जाएगा? जो पश्चिम की ओर बहती है, पश्चिम की ओर गिरती है। बहुत बार पूछा जाता है कि पूर्व दिशा में बहने वाली नदी जो इस साइड गिर जाती है आपकी बंगाल की खाड़ी में, और इस साइड अरब सागर में, ये आपके पश्चिम की दिशा में। तो अरब सागर में गिरने वाली जो प्रमुख नदियां हैं, ऑप्शन में जो ताप्ती था करेक्ट हो जाएगा। बाकी लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, गंगावेली, पेरियार, भरतपूजा और ताप्ती, मांडवी, जुआरी, शरावती, जाखम, जवाई, ये सभी अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियां हो जाएगी। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? बाद में एक स्टूडेंट बताया कि दक्षिण अमेरिका का पूछा था, तो दक्षिण अमेरिका का मैं बता देता हूं। सबसे बड़ा देश जो क्षेत्रफल की दृष्टि से वो ब्राजील है। और उत्तरी अमेरिका की बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश जो उत्तरी अमेरिका का है वो है कनाडा। और बाकी यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका का सेकंड हो जाएगा यूएस, यूनाइटेड स्टेट। आपको साउथ अमेरिका का पूछा है तो ब्राजील है, उत्तरी अमेरिका का पूछा है तो कनाडा है, अफ्रीका का पूछ ले सबसे बड़ा तो अल्जीरिया हो जाएगा, एशिया का पूछ ले तो चाइना हो जाएगा।
दोस्तों एशिया में वैसे तो रशिया है, लेकिन रशिया आपको पता है यूरोप और एशिया दोनों में आता है, तो सिर्फ एशिया की बात करें तो चाइना है, बाकी चाइना सेकेंड है, फर्स्ट रशिया हो जाएगा। यूरोप में आपके फ्रांस है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा। आपके यहाँ पर उत्तरी अमेरिका का है तो कनाडा, साउथ अफ्रीका अमेरिका का है तो ब्राजील हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा यानी जो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता है वो कौन करता है, तो आप कहेंगे इसकी अध्यक्षता तो बहुत बार पूछा जाता है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। और लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में जो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है वो डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा है। और संयुक्त बैठक बुलाता कौन है ये बहुत बार पूछा जाता है, तो संसद की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है आर्टिकल 108 के तहत। अगला सवाल देखिए, किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी, तो कांग्रेस का ये आपके 40वां अधिवेशन था, बेलगांव ऑप्शन में दिया गया था, 1924 में हुआ था। तो 1924 का जो बेलगांव अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने। और बाकी अन्य इंपोर्टेंट फैक्ट आने वाले शिफ्टों के लिए, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, और 1928 में तो मोतीलाल नेहरू, 1929 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, फिर 37 में फैजपुर का हुआ था लाहौर का 1929 और 1937 फैजपुर, इन दोनों ही अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1938 हरिपुरा और 39 त्रिपुरा अधिवेशन में अध्यक्षता की गई थी। एनी बेसेंट के द्वारा बहुत बार पूछा जाता है 1917 में कलकत्ता अधिवेशन। दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1886 और 1906 में कलकत्ता अधिवेशन हुए थे, दोनों ही कलकत्ता में हुए थे। प्रथम जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो 1885 बंबई में हुआ था, अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी प्रथम अधिवेशन की। अगला सवाल देखिए, भारत में कुल कितने हाईकोर्ट हैं, तो 25 हाईकोर्ट है भारत में। और यहाँ पर संयुक्त रूप से जो हाईकोर्ट है वो बता देता हूँ। तो इन 25 में से ऐसे बहुत से राज्य हैं जिसमें 2 राज्यों में 1 हाईकोर्ट है, 3 राज्यों में 1 हाईकोर्ट है, जहां से अक्सर सवाल आते हैं। तो महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली, दमन दीव, इन सभी में 1 हाईकोर्ट है जो बॉम्बे में है। बात करूं वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार, इन दोनों का संयुक्त हाईकोर्ट। सवाल इस प्रकार बनता है कि पश्चिम बंगाल या फिर पूछ लें अंडमान निकोबार है वो हाईकोर्ट उसका कौन सा है, किस राज्य के साथ में है, तो इन दोनों का है कोलकाता में। तमिलनाडु और पुदुचेरी का है मद्रास में। असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश का गुवाहाटी में है। पंजाब हरियाणा का है चंडीगढ़ में। अगला सवाल, समग्र शिक्षा अभियान किन कक्षाओं के लिए है, तो ये जो कक्षा हो जाएगी प्री स्कूल से लेकर यानी 1 से लेकर 12वीं तक, प्री स्कूल से लेकर कक्षा 12वीं तक स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने का एक कार्यक्रम है, समग्र शिक्षा अभियान है, जो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा आरंभ किया गया था। केंद्रीय बजट 2018-19 में इसकी घोषणा हुई थी। इंडियाज लॉन्गेस्ट रोड टनल, आप कमेंट करके बताइए। रोड टनल का पूछा गया था, जो सड़क वाली सुरंग है, या फिर पूछा गया था ट्रेन सुरंग वाला, जो ट्रेन टनल है उसका पूछा गया था। बाकी मैं बात करूं रोड टनल की, भारत की सबसे लंबी वो हो जाएगी चेनानी नासरी सुरंग है। इसे दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल भी कहा जाता है। जम्मू कश्मीर में ये टनल है और ये जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर स्थित सड़क सुरंग हो जाएगी, जो कि भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग, जिसकी लंबाई 9.28 किलोमीटर है। यदि सड़क का पूछा है तो चेनानी नासरी सुरंग हो जाएगी जम्मू कश्मीर में। बाकी रेलवे की बात करें तो सबसे बड़ी जो रेलवे सुरंग है वो है पीर पंजाल रेलवे टनल है, इसे बनिहाल रेलवे टनल भी बोला जाता है। जम्मू कश्मीर में स्थित है, 11.2 किलोमीटर लंबाई है। और भारत की सबसे लंबी जो विद्युतीकृत रेल सुरंग है, करंट अफेयर्स का सवाल है, वो है दोस्तों चेरलोपल्ली और रापरू के मध्य है, ये आंध्र प्रदेश में है। और रोहतांग अटल सुरंग से बहुत बार पूछा जाता है, तो ये कौन से दर्रे से निकलती है, तो रोहतांग दर्रे के नीचे अटल सुरंग है और ये मनाली और लेह को आपस में कनेक्ट करती है और इसकी लेंथ है 9.2 किलोमीटर है, जो कि सबसे ऊंचाई में सबसे लंबी ट्रेन ये हो जाएगी टनल, क्योंकि 10,000 फीट की ऊंचाई में वर्ल्ड में सबसे पहले स्थान पर ये कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है, तो ये आपके तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य है। यदि केरल पुदुचेरी था तो वो भी शामिल हो जाते हैं इसमें। और कृष्णा जल नदी विवाद, अन्य जो नदियों के विवाद है राज्यों के वो भी देख लीजिए। कावेरी का है तो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला है। कृष्णा नदी जल विवाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। रावी ब्यास का जल विवाद है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। नर्मदा नदी वाला मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र। विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग बेरी हो जाएगा। अब अन्य जो भी विटामिन है उनकी कमी से होने वाले रोग देख लेते हैं अपन। विटामिन ए की कमी से रतौंधी है, बहुत बार जीरो फतलमी भी पूछा जाता है, तो ये भी ए की कमी से। विटामिन B6 या फिर B12 की कमी से बहुत बार पूछा जाता है, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो B6 भी करेक्ट हो जाता है उस केस में, और B12 भी जो रुधिर की कमी वाला एनीमिया रोग है। विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग, जो मसूड़े फूल जाते हैं और मसूड़ों से खून आता है दांत में। विटामिन D की कमी से रिकेटस रोग है। E की कमी से जनन शक्ति का कमजोर होना। विटामिन K की कमी से रुधिर का थक्का नहीं बनता है। और विटामिन
B3 की कमी से हो जाता है त्वचा पर दाद होना, B7 की कमी से लकवा और शरीर में दर्द। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? तो ये दोस्तों नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है। सबसे पुराना ओल्डेस्ट नेशनल पार्क से भारत का स्थापित हुआ था 1936 में, और टाइगर प्रोजेक्ट पहल के तहत आने वाला पहला पार्क हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। 2019 में किसे भारत रत्न नहीं मिला है? तो 2019 में जो भारत रत्न दिया गया है भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी और नानाजी देशमुख को दिया गया है। इसके अतिरिक्त जो भी ऑप्शन था करेक्ट हो जाएगा। प्रथम भारत रत्न अवार्ड दिया गया था 1954 में। किन्हें दिया गया था? सी राजगोपालचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन को दिया गया था सबसे पहले 1954 में। अब देखिए बहुत बार सवाल पूछा जाता है प्रथम विदेशी कौन थे जिन्हें भारत रत्न मिला है? फॉरेनर थे खान अब्दुल गफार खान। कहां से? पाकिस्तान। 1987 में इन्हें दिया गया था। ये प्रथम विदेशी थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया था, खान अब्दुल गफार खान को। आप कमेंट करके बताइए ताकि मेरे को पता चले कितने स्टूडेंट कंटिन्यू वीडियो देखते हैं। खान अब्दुल गफार खान है, ये किस नाम से इन्हें जाना जाता है? एग्जाम पूछा जाता है इन्हें कहा जाता है तो खान अब्दुल गफ्फार खान वहां पर आंसर रहता है, तो किस नाम से जाना जाता है? इब्न बतूता कहाँ का नागरिक था? तो ये थे मोरक्को का यात्री था जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आए थे। इब्न बतूता किन के काल में भारत आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। अन्य जो विदेशी यात्री भारत आए थे उसकी थोड़ी डिटेल देख लेते हैं, वो कहाँ के थे, किन के काल में आए थे? तो मार्को पोलो थे वेनिस के। अल बरूनी है, इनका जन्म हुआ था उज्बेकिस्तान में, और ये महमूद गजनवी के साथ में भारत की यात्रा की थी। मैग स्तनीज है जो सबसे पहले आए थे। यूनानी शासक सेल्यूकस का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में भारत आए थे। चीनी यात्री फायान है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। और चीनी यात्री ये फायान और हैंसांग दोनों चीनी यात्री हैं, और हैंसांग आए थे हर्षवर्धन के काल में, फायान आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, और बाकी मोहम्मद बिन तुगलक के काल में कौन आए थे? ये इब्न बतूता मोरक्को वाले यात्री। जीवाणु के कारण बैक्टीरिया जनित रोग आपको पूछा है, तो बैक्टीरिया जनित रोग में ये आपके ऑप्शन दिए गए थे। टाइफाइड करेक्ट हो जाएगा, बाकी हेपेटाइटिस, खसरा, पोलियो है। रेखा हमें हिट करके पोएजेकल आपके चेचक का पूछा था, तो ये सभी वायरस जनित रोग हैं। और टाइफाइड है आपकी बैक्टीरिया का नाम है टाइफाइड है, वो साल्मोनेला एंटीरिका सेरोटाइप टाइफी बैक्टीरिया है जो कि पानी और खाने के जरिए आता है, फैलता है। इनमें से कौन सी यूनेस्को हेरिटेज साइट नहीं है? बाकी जो स्टूडेंट यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बताए हैं ना, जैसे कि सन टेम्पल कोणार्क है, ये यूनेस्को हेरिटेज में शामिल है। टोटल 38 जो यूनेस्को हेरिटेज साइट है भारत की, उनमें ये भी सन टेम्पल भी है, अजंता, एलोवेरा, एलिफेंटा भी आ जाती है, जंतर मंत्र भी है, रानी की वाव भी है। तो चारों स्थान सम्मिलित हैं, और हो सकता है इसमें से कोई दूसरा ऑप्शन दिया गया है वो करेक्ट हो सकता है। आप कमेंट करके बता देना। जो सेकंड शिफ्ट का ये सवाल है, मायोपिया के उपचार में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? देखिए यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट को क्वेश्चन ने कंफ्यूज किया। कंफ्यूज इस प्रकार किया कि ऑप्शन में ऐसे नहीं था कि अपसारी लेंस, ऑप्शन में दिया गया था जो अभिसारी लेंस, सॉरी उत्तल लेंस, उत्तल लेंस इस प्रकार नहीं था, अपसारी अभिसारी ऐसे दिया गया था, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे थे। तो इस केस में आप इंग्लिश में कर रहे थे तो भी आपके डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस से आ रहा था। तो यहां पर आपको याद में रखना है कि अपसारी लेंस को बोला जाता है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी बोला जाता है, जो डाइवर्जेंट लेंस है। ये दोस्तों मायोपिया के उपचार में काम आता है। मायोपिया का मतलब जो निकट दृष्टि दोष है ना, निकट की वस्तु है वो तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं, उसके उपचार हेतु अवतल लेंस काम में आता है, कॉनकेव लेंस आता है। और दूर दृष्टि दोष है उसके उपचार हेतु उत्तल लेंस। ओके, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर 71वें गणतंत्र दिवस, ये रिपीट हो रहा सवाल टीसीएस ने अब की बार स्टेनो में भी पूछा था, मैंने बताया था उसमें। 71वें गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि कौन थे? जो 26 जनवरी 2020 में गणतंत्र दिवस हुआ 2020 वाला, उनके मुख्य अतिथि पूछा है। तो ब्राजील के राष्ट्रपति जेर बोल्सोनारो मुख्य अतिथि थे। और गणतंत्र दिवस इससे पहले 2019 में मुख्य अतिथि थे, वो थे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामापोसा। सुपरसोनिक मिसाइल कौन सी है? ऑप्शन में ब्रह्मोस था, बिल्कुल करेक्ट है। एक आपके ब्रायोफाइट वर्ग के पौधे से सवाल, एग्जैक्ट क्या सवाल था थोड़ा डाउट है, स्टूडेंट ने बताया ब्रायोफाइट से सवाल था, तो वर्ग के पौधे से हो सकता है मैंने यहाँ पर। तो उसमें मैं उदाहरण बताऊं तो मोसेस है, हॉर्नवर्ट है, लिवरवर्ट है, ये आ जाते हैं, जिसके अंतर्गत मार्केंसिया है, रिक्शिया है, नोटोथाइलस है, एंथीसिरोस है, मॉस इसके प्रमुख उदाहरण हो जाते हैं ब्रायोफाइट वर्ग के पौधे से। अगला देखिए, जादूगुड़ा की खाना किस खनिज हेतु प्रचलित है? बहुत बार रिपीट होता है, आप सभी को पता होना चाहिए। जादूगुड़ा यूरेनियम की खान के लिए मशहूर है। प्रथम यूरेनियम की खान है भारत की, वो कौन सी है? तो जादूगुड़ा की खान कहां पर है? तो दोस्तों जादूगुड़ा की जो खाने हैं, यूरेनियम की खान है, ये झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित एक शहर है। तो झारखंड राज्य में हो जाएगी जादूगुड़ा की खान, यूरेनियम के लिए है।
और सवाल पूछ ले कि इंडिया की बिगेस्ट यूरेनियम माइन कौन सी है, तो ये है दोस्तों तुमलापेल माइन, जो कि कडापा डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट में देखिए हुमायूंनामा के लेखक कौन है, रिपीटेड सवाल है। तो गुलबदन बेगम, जो उनकी डॉटर है बाबर की और इनकी बहन हो जाएगी। हुमायूंनामा के लेखक हैं गुलबदन बेगम। अकबरनामा के जो आईने अकबर इसका भाग है तो अबुल फजल हैं। और पादशाह नामा है, ये अब की बार स्टेनो में पूछा हुआ सवाल है, इसे बहादुर नामा भी कहा जाता है, टीसीएस ने पूछा है। तो शाहजहां के दरबारी लेखक अबुल हमीद लाहौरी है इनके लेखक, पादशाह नामा अब्दुल हमीद लाहौरी। अब एक सिंपल सवाल आ गया, जीएसटी की फुल फॉर्म गुड्स एवं सर्विस टैक्स है, कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। कौन से संविधान संशोधन के तहत हुआ? तो 101वें संविधान संशोधन के तहत। अब देखिए आप कह सकते हो न्यूमेरिकल तो नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल एक ये सवाल आया आज कि 1/4 ओम के 4 प्रतिरोध को जोड़ने पर कुल प्रतिरोध। स्टूडेंट ने नहीं बताया है कि किस सीरीज में जोड़े थे या फिर पैरेलल में थे, समानांतर में। श्रेणी क्रम यदि ऐड करें अपन प्रतिरोध को तो डायरेक्ट ऐड करना होता है, जैसे कि 1/4 ओम के 4 प्रतिरोध है तो आप डायरेक्ट 1/4 प्लस 1/4 प्लस ये 4 बार ऐड कर देंगे। श्रेणी क्रम के केस में ये सीरीज के हैं तो 4 एलसीएम है, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 4/4 कितना हो जाएगा? 1 ओम हो जाएगा सीरीज में। और यदि इसको मैं पैरेलल ऐड करूं समानांतर क्रम में तो ये उल्टा हो जाता है, जैसे कि यदि यहां पर प्रतिरोध 4 ओम था तो उल्टा 1/4 हो जाता, लेकिन यहां पर सवाल में 1/4 दे दिया तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या वापस 4 हो जाएगा। तो 4 को 4 बार ऐड करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो आप कमेंट करके बताना कौन सा क्रम दे रखा था। अब देखिए एक सवाल यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं पता चला है कि इसरो ने बेचने के लिए कहां पर नई यूनिट खोली है, तो ये करंट अफेयर्स का सवाल है, किसको बेचने के लिए यूनिट कौन सी, यहाँ पर थोड़ा बहुत डाउट लग रहा मेरे को, सवाल में एग्जैक्ट सवाल नहीं मिला, लेकिन इसरो से एक बेचने से संबंधित सवाल 100% पूछा हुआ है। तो कमेंट करके बता देना जिन भी स्टूडेंट को याद आ रहा है। तो टोटल यहाँ पर सेकंड शिफ्ट के कितने सवाल हो जाते हैं? तो 39 नहीं 38 क्यों? क्योंकि एक जो राजधानी वाला था ना वो रीजनिंग से था, तो 38 सवाल हो गए सेकंड शिफ्ट के। अब देख लेते हैं फर्स्ट शिफ्ट के, वैसे तो अलग से वीडियो बनाया है लेकिन जिन स्टूडेंट नहीं देखा तो यहां पर वो कवर कर लीजिए, मैं ब्रीफली बता देता हूं प्रथम पारी के भी। ओके, स्पेशल थैंक जिन्होंने ये फर्स्ट शिफ्ट के सवाल सेंड किए हैं, तो इन सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए प्रथम पारी का पहला सवाल है आज का कि कौन सा देश मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर है, तो ये हो जाएगा नॉर्वे। और सेकंड स्थान पर है स्विट्जरलैंड है। 189 देशों का जो इंडेक्स है, भारत यहाँ पर 129वें स्थान पर है। बात हो रही है 2019 की, भारत 129वें स्थान पर है। अब देखिए 2020 में भी ये हो गया है, दिसंबर में आ चुका है मानव विकास सूचकांक है, जिसमें 131वें स्थान पर भारत है, 2 पायदान फिसल कर आ गया नीचे। प्रथम स्थान पर 2019 में भी नॉर्वे और 2020 में भी नॉर्वे है। सबसे निचले पायदान पर नाइजर हो जाएगा 2019 में। मानव विकास सूचकांक है, इसकी गणना किस आधार पर होती है? एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय में। और ये लॉन्च कौन करता है इसको मानव विकास सूचकांक को? तो ये यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है इसके तहत इसको जारी किया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर संयुक्त राज्य अमेरिका न्यूयॉर्क में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द है ये व्यक्त किया गया था? तो प्रथम बार स्वराज शब्द कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के मंच से ये सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक के द्वारा व्यक्त हुआ था, और इसकी व्याख्या की थी स्वराज शब्द की सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। अब सवाल ये आ जाए दोस्तों, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव है तो 1929 लाहौर में पारित हुआ था। जो कांग्रेस का अधिवेशन 1929 लाहौर में था, उस समय पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव है वो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पारित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की है? तो ए.ओ. ह्यूम ने की थी 28 दिसंबर 1885 को। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है जो SAIL है, इसके नेक्स्ट चेयरमैन जो 1 जनवरी 2021 को अपना पदभार ग्रहण करेंगे वो है दोस्तों सोमा मंडल हैं। इससे पहले अभी वर्तमान में कौन है सेल के चेयरमैन? तो वो हो जाएंगे अनिल कुमार चौधरी हैं, उनके स्थान पर आएंगे, जो उनका रिटायरमेंट हो जाएगा 31 दिसंबर को। उसके बाद जो नया पद है वो सोमा मंडल को। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की है? तो 1665 में की थी, कोशिका सेल की खोज की थी। जापान में नए शाही युग का नाम जो 1 मई 2019 से शुरू हुआ है तो रेवा युग हो जाएगा, जो मई 2019 से स्टार्ट हुआ है जापान का नया शाही युग। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य जो उद्देश्य था 2018 की थीम का वो था दोस्तों बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, जो इसकी थीम थी 2018 वाले की। और 2020 की थीम है टाइम फॉर नेचर है और बायोडाइवर्सिटी भी है, और थीम फॉर 2019 है बीट एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट देखिए भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो ये हो जाएगा कंचनजंगा है, इंडिया नेपाल बॉर्डर पर है। विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कंचनजंगा 8586। पहला माउंट एवरेस्ट है, उसके बाद K2 वैसे भारत में है लेकिन ये
पीओके में है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में माना जाता है, गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। ये सेकंड सबसे ऊंचा है विश्व का। और यहाँ पर यह सवाल आ जाए केवल भारत में, तो दोस्तों केवल भारत की बात करें तो हाईएस्ट पीक हो जाती है जो नंदा देवी है, पूरी की पूरी भारत में है, 7,816 मीटर उसकी हाइट हो जाएगी। तेलंगाना के राज्यपाल कौन है, तो ये आपके पूछा है प्रथम पारी में, तो टी सुंदरराजन है, 8 सितंबर 2019 से वर्तमान तक। चूने के पानी का फॉर्मूला आपको पूछा है, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, CaOH का होल्ट वाइस है। इसे दोस्तों चूने के पानी को बुझा हुआ चूना भी बोला जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जो शाफ्ट लाइम है ये बोला जाता है, और बिना बुझा हुआ चूना है क्विक लाइम है, ये कैल्शियम ऑक्साइड हो जाता है। अन्य इंपोर्टेंट रासायनिक फॉर्मूले से जहां से अक्सर सवाल आते हैं, साधारण नमक है, सोडियम क्लोराइड, बेकिंग सोडा है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, धावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट 10 H2O के भी अणु होते हैं, कास्टिक सोडा NaOH है, कास्टिक पोटास आ जाए तो KOH है, सुहागा लाल दवा KMNO4 है, सोरा KNO3 है, विरंजक चूर्ण है CaOCl2 हो जाएगी, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये आपकी CaSO4.half H2O है, और 2 H2O हो जाए तो वो जिप्सम हो जाएगा। सांची के स्तूप को कब यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था, तो सांची के स्तूप को किया गया था 1989 में। अब ये स्तूप है कहां पर सांची का, बहुत बार पूछा जाता, तो MP में स्थित है। निर्माण किया था सबसे पहले अशोक ने इसका निर्माण कराया था 3वीं सेंचुरी में। जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है, सभी को पता होगा, इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा जीएसटी। फुल फॉर्म जो पूछा है सेकंड सेट में 121 संविधान संशोधन के तहत ऐड हुआ है। पितरस जो बाइल जूस है वो शरीर के किस भाग से रिलीज होता है, तो ये लीवर से होता है। लीवर को हिंदी में जिगर या यकृत बोला जाता है। और ये संग्रहण कहां पर होता है, तो स्टोर जो पितरस होता है वो होता है दोस्तों पित्ताशय में, गाल ब्लेडर में। वेयर इज द रूहर रीजन, तो ये दोस्तों जो रूहर क्षेत्र है ये जर्मनी में स्थित है। फुटलूज इंडस्ट्री प्रोडक्ट है, ये पूछा है, तो फुटलूज इंडस्ट्री का मतलब है कि जहां पर रॉ मटेरियल की निकटता पर है वो निर्भरता नहीं रहती है, मतलब कहीं पर भी उसको स्थापित कर सकते हैं, जैसे कि डायमंड हो गया, कंप्यूटर चिप है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है, ये सभी फुटलूज इंडस्ट्री के अंतर्गत आ जाते हैं जो नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्री है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर राजस्थान में। HTTP की फुल फॉर्म पूछिए प्रथम पारी में, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, S आ जाए इसके पीछे तो वो सिक्योर हो जाता है। प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आदर्श का सिद्धांत है वो किस देश से लिया गया है, तो ये फ्रांस से लिया गया है। स्वतंत्रता, समता, बंधुता का आदर्श जो प्रस्तावना में है प्रेमबल में, वो फ्रांस से लिए गए हैं। अगला सवाल लिखेगा, निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकाय, मतलब पूछा है कि स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है, तो वो जो वायसराय उनका नाम है लॉर्ड रिपिन, 1882 में इनको स्थापना की थी स्थानीय स्वशासन की। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मंत्रालय के द्वारा कौशल योजना है उसका नाम पूछा है, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, लॉन्च हुई थी 16 जुलाई 2015 को। सांसद आदर्श ग्राम योजना किस नेता से प्रेरित है, तो ये हो जाएगा आपके लोकनायक जयप्रकाश नारायण के द्वारा प्रेरित है, जिसका शुभारंभ हुआ था 11 अक्टूबर 2014 को। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको जयप्रकाश नारायण की जयंती पर शुभारंभ किया था। ATL की फुल फॉर्म पूछी है, तो ये हो जाएगी अटल टिंकरिंग लैब हो जाएगी। यदि ATL की फुल फॉर्म कंप्यूटर साइंस से पूछ रहे तो एक्टिव टेम्पलेट लाइब्रेरी हो जाता है, लेकिन आपकी ये पूछी है ATL वाली अटल टिंकरिंग लैब की, जो कि भारत सरकार के द्वारा देश की शिक्षा व्यवस्था में पैराडाइम शिफ्ट लाने के लिए मकसद से लॉन्च हुई थी। अगला सवाल देखिए, एक थोड़ा अस्पष्ट सवाल है, इसका आंसर नहीं मिला है, कैसा सवाल था। चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, तो ये आपके जियो सैटेलाइट वाला ये GSLV Mark 3 M1 है, चंद्रयान 2 को जो लॉन्च हुआ था। और जो विक्रम है वो लैंडर हो जाएगा और रोवर है वो प्रज्ञान है। लॉन्च डेट चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 है। भार कितना था, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, तो 3850 किलोग्राम। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 है, कौन से रेसलर को दिया गया है, पहलवान को तो विनेश फोगाट को दिया गया है। दोस्तों 2020 में जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया है वो टोटल 5 खिलाड़ियों को है। रोहित शर्मा क्रिकेट से, मरियप्पम थंगावेलु पैरा ओलंपिक हाई जंपर है ये, मनिका बत्रा टेबल टेनिस है, विनेश फोगाट जो पूछा है, रानी रामपाल ये हॉकी की हो जाएगी, जो भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन है रानी रामपाल। विनेश फोगाट यहाँ पर 2020 में आपकी रेसलिंग में दिया गया है। 2019 में दीपा मलिक पैरा ओलंपिक शॉटपुट है, बजरंग पूनिया रेसलिंग से दिया गया था। इससे पहले 18 में मीराबाई चानू और विराट कोहली को दिया गया था। प्रथम जो भारत ये राजीव खेल रत्न अवार्ड दिया गया था 1991-92 में दिया गया था, जो कि विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। शतरंज के खिलाड़ी हैं, इसमें 25 लाख रुपए रिवार्ड मनी दी जाती है। ये 29 अगस्त को जो खेल दिवस मनाया जाता है वहां पर राष्ट्रपति देते हैं। अगला सवाल देखिएगा, साउंडिंग रॉकेट के लॉन्चिंग हेतु थुम्बा
इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बेस्ट क्यों है? तो थुम्बा वाला जो रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है ये पृथ्वी के चुंबकीय भूमध्य रेखा के बहुत करीब है, इसलिए ये थुम्बा कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर 1857 के विद्रोह पर आधारित जो इन मेमोरियम पेंटिंग है, पेंटिंग का नाम है मेमोरियम, ये किसने बनाई थी? 1857 के विद्रोह पर आधारित है, तो ये है पेंटिंग जोसेफ नोएल पेटोन के द्वारा बनाई गई। भारत की प्रथम सुपरफास्ट ट्रेन कौन सी थी? तो भारत की प्रथम जो सुपरफास्ट ट्रेन थी वो थी दोस्तों डेक्कन क्वीन थी, जो कि 1930 में चली थी मुंबई से पुणे के मध्य। और मैं बात करूं यहाँ पर इंडिया की फास्टेस्ट सबसे तेज ट्रेन है अभी वंदे भारत एक्सप्रेस है, ट्रेन 18 के नाम से जानी जाती है, दिल्ली से वाराणसी के मध्य। सर्वग्राही आपको पूछा है यूनिवर्सल रिसिपिएंट, जो ब्लड ग्रुप है वो AB पॉजिटिव है, और यूनिवर्सल डोनर है सर्वदाता O नेगेटिव। संयुक्त राष्ट्र का महासचिव आपको पूछा है तो एंटोनियो गुतेरेस करेक्ट हो जाएगा, 1 जनवरी 2017 से कंटिन्यू। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है परम 8000 1991 में डेवलप हुआ था। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर CDC 6600 है, डिजाइन किया था शेमूर क्रे ने। बाघ टाइगर रिजर्व क्षेत्र है, ये कौन से राष्ट्रीय उद्यान में है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, जो कि पार्क प्रोजेक्ट टाइगर है उससे संबंधित पहल करने वाला पहला पार्क हो जाएगा। और 1973 में ये जो टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम है लॉन्च हुआ था, इसके तहत ये पहला अभ्यारण्य है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। सबसे पहले 2015 में मनाया गया था। अब 2015 ही क्यों चुना गया? क्योंकि ये 125वीं जयंती वर्ष था भीमराव अम्बेडकर की, और 26 नवंबर 1949 को अपना संविधान बनकर तैयार हुआ था। अगला सवाल देखिएगा, कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो क्रोम, मोजिला है, ओपेरा वगैरह वेब ब्राउजर रहते हैं। गूगल आपका सर्च इंजन है। कृषि के क्षेत्र में शीर्ष देश कौन सा? ये 4 ऑप्शन दिए गए थे, इसका आंसर आप बता सकते हो कमेंट करके। तो दोस्तों फर्स्ट प्लस सेकंड शिफ्ट के यहाँ पर लगभग सारे सवाल हैं, और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट वगैरह कलेक्ट करने में और फिर रियल क्वेश्चंस को कंफर्म करने में। तो इस बात पर लाइक तो ज़रूर कर देना।